बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि जो अमेरिका आज हम चमचमाता हुआ सुपर रिच सुपर पावर देख रहे हैं, उस अमेरिका का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो बहुत ही ज्यादा खून खराबे से भरी हुई, हिंसक और बहुत ही ज्यादा गंदी हिस्ट्री रही है। 15वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका नाम का कोई रीजन हुआ ही नहीं करता था, अमेरिका को कोई जानता ही नहीं था। और अमेरिका का जो पूरे का पूरा एरिया था, वहां पे छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स रहा करते थे। ये बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था 15वीं सदी की शुरुआत में। लेकिन दूसरे जो रीजन थे दुनिया के, जैसे कि यूरोप, इंडिया, चाइना और मिडल ईस्ट के कंट्रीज बहुत ही ज्यादा समृद्ध थे। और ये जो रीजन्स थे वो एक दूसरे के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड किया करते थे। ये इंटरनेशनल जो ट्रेड था वो जमीनी मार्ग से यानी सिल्क रूट के थ्रू हुआ करता था। अब उस टाइम पे सिल्क रूट के बीच में एक एम्पायर पड़ता था, ऑटोमन एम्पायर, यानी आज का इस्तांबुल। ऑटोमन एम्पायर ने यह किया कि सिल्क रूट के थ्रू जितना भी ट्रेड होता था उस पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया। लेकिन जब दुनिया भर के देशों ने ये टैक्स देने से इनकार कर दिया तो ऑटोमन एम्पायर ने ये सिल्क रूट को पूरी तरह से बंद कर दिया, यानी दुनिया के देशों के बीच का जो ये इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था वो बंद हो गया। इस टाइम पे यूरोप की जो इकोनॉमी थी वो इंटरनेशनल ट्रेड पे डिपेंडेंट थी, यानी ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, ये सभी कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड पे डिपेंडेंट थे। दूसरा, ये जो कंट्रीज थे वो बहुत ही ज्यादा अपना साम्राज्य फैलाने में विश्वास रखते थे। अलग अलग देशों में अपना कब्जा जमा के, अपनी सरकारें बना के, अपनी कॉलोनीज बना के वो अपने साम्राज्य को एक्सपांड करते थे बिजनेस के लिए और धर्म के फैलावे के लिए। सिल्क रूट के बंद हो जाने से इन यूरोपियन देशों को इंडिया जैसे देशों तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग ढूंढ निकालने की बहुत ही सख्त जरूरत महसूस हुई और शुरुआत हुई एक ऐसे एक्सप्लोरेशन की, एक ऐसे एक्सपेडिशन की जो अगले सैकड़ों सालों तक पूरी दुनिया को बदल देने वाला था। अमेरिका कैसे बना, अमेरिका की हिस्ट्री इतनी हिंसक क्यों है, और जो आज हम अमेरिका देख रहे हैं उसके पीछे उसका ब्लडी और वायलेंट हिस्ट्री जिम्मेदार क्यों है, इन सभी सवालों का जवाब हम आज के इस वीडियो में देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1453 में जब सिल्क रूट बंद हो जाता है तो फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन और पोर्टुगल के बीच में एक रेस शुरू होती है समुद्री मार्ग से दुनिया के अलग अलग रीजन्स को ढूंढ निकालने की। और इन सब की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है इंडिया को ढूंढ निकालना। एक इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस पोर्टुगल के राजा के पास जाता है और उनको बोलता है कि मैं इंडिया को ढूंढ निकालूंगा, आप मुझे स्पॉन्सर कीजिए। लेकिन पोर्टुगल का जो राजा होता है वो क्रिस्टोफर कोलंबस पे विश्वास नहीं करता, तो कोलंबस जाता है स्पेन के राजा के पास। स्पेन का राजा कोलंबस को स्पॉन्सर करता है और कोलंबस अपनी एक्सपीडिशन शुरू करते हैं। उस समय पे बहुत कम लोगों को यह पता होता है कि ये जो पृथ्वी है वो गोल है। कोलंबस लेकिन जानते थे कि ये पृथ्वी गोल है, तो वो ये सोचते हैं कि मैं सिल्क रूट के थ्रू, यानी सिल्क रूट के जो पैरेलल रूट है, ईस्टर्न रूट के थ्रू जाने की जगह अगर मैं वेस्टर्न डायरेक्शन में जाऊंगा तो मैं इंडिया को जल्दी ढूंढ पाऊंगा। तो क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी जर्नी वेस्टर्न डायरेक्शन में शुरू करते हैं 3 शिप के साथ। 2 महीने के बाद वो एक नई लैंड पे लैंड करते हैं जो होती है बहामास के आइलैंड, जिसको आज हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। 1492 में कोलंबस अमेरिका को ढूंढ निकालते हैं। उसके सिर्फ 5 साल बाद ही वास्को दी गामा इंडिया तक पहुंचने के समुद्री मार्ग को भी
ढूंढ निकालते हैं। लेकिन कोलंबस जिस रीजन में पहुंचते हैं, यानी उस समय के अमेरिका में जब पहुंचते हैं, तो वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये एरिया नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत ही ज्यादा भरा हुआ रहता है। ये पूरे का पूरा रीजन है वो बहुत ही बड़ा लैंड होता है और ये बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड होता है। यहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत ही सीधे साधे ट्राइबल लोग होते हैं, जिन पे रूल करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। कोलंबस के अमेरिका ढूंढने के बाद फ्रांस, पोर्टुगल और स्पेन ने आज का जो पूरे का पूरा अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, यानी ब्राजील का रीजन हो, अर्जेंटीना का रीजन हो, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इन रीजन में अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया, अपना साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ब्रिटेन इस रेस में अभी तक कूदा नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन का फोकस था अफ्रीकन कंट्रीज पे, इंडिया पे और एशिया पे। यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका में अपनी जब कॉलोनी बनाते थे, ये आसान प्रोसेस नहीं था। वहां के जो नेटिव अमेरिकन्स थे, वहां के जो ट्राइबल थे, उनको गंदी तरीके से मारा जाता था। उनको ये कंट्रीज अपना स्लेव बनाते थे, अपना बंदी बनाते थे। यहां तक कि यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया कि वो यूरोप की जो बीमारियां थी, यानी चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, ये सब बीमारियां वो अमेरिका इंटेंशनली लेके जाते थे। वहां के ट्राइबल लोग, वहां के नेटिव अमेरिकन्स इन बीमारियों के सामने लड़ नहीं पाते थे और लाखों नेटिव अमेरिकन्स ने इन बीमारियों के चलते अपनी जान गंवा दी। बहुत सारे नेटिव अमेरिकन्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का भी ट्राई किया गया। ये जब वॉयज, यानी क्रिस्टोफर कोलंबस जैसे एक्सप्लोरर अमेरिका जाते थे, वो पूरी की पूरी आर्मी लेके जाते थे, पूरी की पूरी रिलीजियस प्रीस्ट की एक टीम लेके जाते थे और हजारों लोग वहां पे कॉलोनी बसाने के लिए साथ में लेके जाते थे और वहां के जो नेटिव अमेरिकन थे, वहां के जो ट्राइबल थे, उनको मार के, उनकी जमीनें छीन के उन पे रूल करते थे। 1560 तक फ्रांस और स्पेन बहुत सारे सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के रीजन में अपनी मालिकी जमा लेते हैं। मालिकी जमा लेते हैं यानी अपनी ओनरशिप जमा लेते हैं। वो वहां के लोगों को, वहां के नेटिव अमेरिकन्स को डिस्प्लेस नहीं करते, वहां से उनकी जमीनें नहीं छीनते, लेकिन वो ओनरशिप अपनी वहां पे जमा लेते हैं। यानी किसी और यूरोपियन कंट्रीज या दुनिया की किसी और कंट्री को वहां पे आना होगा तो या तो उनको ओनरशिप राइट फ्रांस या स्पेन से खरीदने होंगे या तो उनकी परमिशन लेनी होगी। 1590 तक ब्रिटेन इस रेस में ज्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन उसके बाद ब्रिटेन अमेरिका में अपनी कॉलोनीज बनाने के लिए एक्टिव हो जाता है। 1558 में सबसे पहली बार क्वीन एलिजाबेथ ये आदेश देती है कि हमको भी अमेरिका में अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू करना चाहिए। लेकिन 1605 तक ब्रिटेन की एक भी कॉलोनी अमेरिका में सक्सेसफुली बनी नहीं होती है। 1603 में ब्रिटेन के किंग जेम्स वापस से एक एक्सपेडिशन को भेजते हैं अमेरिका में अपनी कॉलोनी बनाने के लिए और इस बार ये टीम सक्सेसफुल हो जाती है अमेरिका में अपनी कॉलोनी बनाने में। सबसे पहली बार अमेरिका के वर्जीनिया रीजन में ब्रिटेन 1607 में अपनी कॉलोनी बनाता है, जिसका नाम रखा जाता है जेम्स टाउन कॉलोनी। धीरे धीरे करके ब्रिटेन यहाँ पे 15 से 20 हजार लोगों को बेचता है, लेकिन 1607 से लेके 1617 तक यहाँ पे जो ये 15 से 20 हजार ब्रिटिशर्स थे, उसमें से सिर्फ 500 ब्रिटिशर्स ही बच जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर ब्रिटिशर्स जो थे वहां का जो बहुत ही डिफिकल्ट वेदर होता है, डिफिकल्ट टेरियन होता है, उसमें जिंदा नहीं रह पाते हैं और वापस से एक बार ब्रिटेन की जो कॉलोनी है वो अनसक्सेसफुली क्लोज होने के कगार पे होती है। लेकिन उसी टाइम पे एक चमत्कार होता है। जेम्स टाउन कॉलोनी में तंबाकू की खेती होने लगती है, टोबैको की खेती होने लगती है और ये इतना हिट हो जाता है कि पूरे यूरोप में ये कॉलोनी टोबैको की एक्सपोर्ट करने लगती है और वापस से ब्रिटेन की कॉलोनी वहां पे
फ्लरिश करने लगती है। लेकिन टोबैको की खेती करने के लिए हजारों लेबर को अफ्रीका से मंगवाया जाता है। यहाँ पे अफ्रीकन लेबर को बंदी बनाया जाता है, स्लेव बनाया जाता है, उनको कमोडिटी की तरह खरीदा जाता है और बेचा जाता है। यानी यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो नेटिव अमेरिकन को भी बंदी बनाते थे, स्लेव बनाते थे, उनको मारते थे, और अफ्रीकन लोग जो वहां पे लेबर बन के आते थे उनको भी खरीदते थे, बेचते थे, स्लेव बनाते थे, मारते थे, हर चीज उनसे करवाते थे। अगले 150 सालों में यानी करीब करीब 1770 तक ये ब्रिटिशर्स अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे अपनी टोटल 13 कॉलोनीज बना लेते हैं, जिसमें वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क जैसी कॉलोनी शामिल होती है। हर कॉलोनी का अपना एक अलग हेड होता है, अपनी एक अलग आर्मी होती है। लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इन कॉलोनीज पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर देती है, जो इन कॉलोनीज को एक्सेप्टेबल नहीं होता है। 4 जुलाई 1776 को इन कॉलोनीज के जो हेड होते हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लेटर लिखते हैं कि अब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देने वाले हैं, अब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजाद है, और ये 13 कॉलोनीज मिलके अपने इंडिपेंडेंट को डिक्लेयर कर देते हैं और एक नया कंट्री बनाते हैं जिसका नाम होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करती है और अगले 7 से 8 साल तक ब्रिटेन का और इन कॉलोनीज का वॉर चलता है। लेकिन आखिरकार 1783 में ब्रिटेन इन कॉलोनीज को एज अ कंट्री एक्सेप्ट करता है और अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ऑफिशियल कंट्री होता है। ये जो आजाद यूएसए होता है वो बहुत छोटा सा देश होता है, इसमें सिर्फ 13 स्टेट्स ही होते हैं। अभी भी अमेरिका का जो ज्यादातर एरिया होता है वो या तो फ्रांस के अंडर में होता है, स्पेन के पास होता है, या तो नेटिव अमेरिकन के पास होता है। लेकिन 1803 में यूएसए फ्रांस से अमेरिका का बहुत बड़ा एरिया खरीद लेता है, जिसको लुजियाना परचेस के नाम से जाना जाता है। अब ये यूएसए अमेरिका में एक्सपांड करने लगता है, अपना साम्राज्य और बड़ा करने लगता है। बाकी के रीजन में जो नेटिव अमेरिकन्स होते हैं वो यूएसए के रूल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन इन नेटिव अमेरिकन्स को, इन ट्राइबल्स को अपने ही घरों से उठा के मारा जाता है, उनको अपनी ही जमीनों से निकाल दिया जाता है, ट्राइबल लीडर्स को उल्लू बनाया जाता है, उनको रिश्वत दी जाती है, उनको खरीदा जाता है, और इस तरह से यूएसए धीरे धीरे करके एक महान राष्ट्र बनने लगता है। यूएसए धीरे धीरे करके एक्सपांड करने लगता है। अमेरिका का जब एक्सपांशन हो रहा था उस समय पे साउथ अमेरिका में कॉटन की फार्मिंग बहुत ही ज्यादा हिट हो गई। कॉटन एक कैश क्रॉप बन गया, लेकिन कॉटन की फार्मिंग के लिए अगेन लेबर को अफ्रीका से मंगवाया गया। अब अफ्रीका का जो ब्लैक होता था वो एक स्लेव बन के अमेरिका में रहता था। अफ्रीकन ब्लैक की खरीद फरोख्त होती थी, यानी उसको खरीदा जाता था, उसको बेचा जाता था, उसको एक कमोडिटी की तरह रखा जाता था। अफ्रीकन ब्लैक को कोई भी हक भी नहीं दिए गए थे। 19वीं सदी के अंत तक अमेरिका के बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर अफ्रीकन स्लेव्स को ओन करते थे, उनको खरीदते थे, उनको बेचते थे। यानी अफ्रीकन ब्लैक्स की दशा अमेरिका में बहुत ही ज्यादा खराब थी। यानी आज जो हमें सुपर पावर अमेरिका दिख रहा है उसकी नींव जो है वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट है। आज का अमेरिका नेटिव अमेरिकन को मार के बनाया गया है, अफ्रीकन ब्लैक को खरीद के बनाया गया है, अफ्रीकन ब्लैक को स्लेव बना के बनाया गया है। एक भाई दूसरे भाई से लड़के, यानी अमेरिका के ब्रिटिशर्स ने ब्रिटेन के ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई करके इस अमेरिका को बनाया है। और यही चीजें हमें आज का जो यूएसए है
उसकी पॉलिसीज में भी नजर आती है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको अमेरिका की डर्टी हिस्ट्री के बारे में पता चले। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक लाते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।